नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर संतोष यादव, प्रोफेसर सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज कॉमर्स का प्रोफेसर। आज मैं आपको एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, जिसे हम मैनेजल इकोनॉमिक्स या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं, उस पर विचार करेंगे। उसके संबंध में संपूर्ण सिलेबस पर एक हम नज़र डालेंगे। यूनिट वाइज हम एक एक बिंदुओं को आपको स्पष्ट भी करेंगे, ये बताते हुए कि इस विषय की उपयोगिता क्या है। इस विषय के अध्ययन के दौरान यूनिट वाइज हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे, इस विषय के अध्ययन की क्या आवश्यकता पड़ी, इस विषय के अध्ययन से छात्र कितना लाभान्वित होंगे, उनके विषय के ज्ञान के रूप में, उनके व्यवहारिक ज्ञान के रूप में, उनके अर्थशास्त्र के ज्ञान के रूप में और उनके प्रबंध के ज्ञान के रूप में। हम प्रारंभ करेंगे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। जैसा कि इसका नाम ही, इसका शीर्षक ही है मैनेजल इकोनॉमिक्स, अर्थात प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की मूल भावना, या ये कहें कि इस विषय की मूल विषय वस्तु को समझने के लिए हमको ये जानना आवश्यक होगा कि अर्थशास्त्र और प्रबंध की क्या अवधारणाएं हैं। हम अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में हमने अध्ययन किया है, प्रबंध को एक अलग विषय के रूप में हमने अध्ययन किया है, किंतु जब अर्थशास्त्र में प्रबंधकीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो हमें देखना होगा पहले कि हम अर्थशास्त्र और प्रबंध को एक के बाद एक इनके शाब्दिक अर्थ, इनके व्यवहारिक अर्थ, इनके संदर्भित अर्थों को व्यापक रूप से समझ सकें। जहाँ तक अर्थशास्त्र की बात है तो अर्थशास्त्र मूलतः सिद्धांतों पर आधारित एक शास्त्र है। इसने अर्थव्यवस्थाओं और तमाम आर्थिक गतिविधियों हेतु अपने सिद्धांतों को स्थापित किया है, प्रतिपादित किया है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत की जाने वाली तमाम क्रियाएं, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें अर्थशास्त्र के द्वारा पूर्व में स्थापित किसी सिद्धांत के, किसी नियम की अवहेलना की गई हो या किसी नियम के सिद्धांत के वायलेशन किया हो। दूसरी ओर प्रबंध की अगर हम बात करें तो प्रबंध जो है उसे हम साधारण शब्दों में समझें कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए मैक्सिमम आउटपुट को हासिल करना, विभिन्न कार्यों और कार्यशैलियों को अनुकूलतम व्यवहार में लाना ही प्रबंधन है। प्रबंधन के अंतर्गत हम अपने सीमित संसाधनों का इस कौशल से इस्तेमाल करते हैं कि उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता, उनसे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो अधिकतम प्राप्त हो। हम जितने भी संसाधन हैं, मूल रूप से मुख्य संसाधनों के रूप में हम जिन्हें पहचानते हैं, जिन्हें मेन, मशीन, मटेरियल, मनी और टाइम, अर्थात श्रम, मशीन, वित्त, सामग्री और समय, इन्हें हमने संसाधनों के रूप में देखा है। संसाधनों के रूप में ये हमें प्राप्त हैं, प्रकृति से प्राप्त हैं, हमको व्यवस्थाओं में प्राप्त हैं हमको ये। और संसाधन अपने आप में सीमितता लिए होते हैं, तो इन सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कुछ इस ढंग से करते हुए कि इनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता अधिकतम हो। जितनी अधिकतम होगी, वास्तव में ये आपके प्रबंध कौशल का परिचय होगा। अब हमने अर्थशास्त्र देखा जो एक सिद्धांतों पर आधारित है, प्रबंध हमने देखा जो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग की बात करता है। तो प्रबंध की अर्थशास्त्र को समझेंगे हम आपको बताएं कि प्रबंध की अर्थशास्त्र एक्चुअली आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से, आर्थिक सिद्धांतों को वास्तविक रूप से देखा जाए तो क्रिया रूप में परिवर्तन करने की कला है। प्रबंध की अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों को क्रिया रूप में परिवर्तित करने के कौशल का परिचय देते हैं।
आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग करते हुए फर्म व्यवसाय को अधिकतम लाभ की ओर ले जाना ही एक प्रबंधक का मूल कार्य होता है। जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, जो भी फर्म के लिए, उद्योग के लिए, बाजार के लिए, व्यापार के लिए जो भी आर्थिक क्रिया होती हैं, आर्थिक सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को हम अपनी फर्म के लिए, अपने उद्योग के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कार्य के लिए कैसे अमल में लाएं ताकि हमारी फर्म का, हमारे उद्योग का लाभ जो है अधिकतम हो सके, जिससे हम कहेंगे कि इट्स अ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन हो, इनपुट और आउटपुट का सामंजस्य अच्छा हो, मिनिमम इनपुट हो, मैक्सिमम आउटपुट हो, जो प्रबंधकीय कौशल का परिचय देगी। हमको प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की जो मूल अवधारणा थी, इस पूरे विषय को 5 विभिन्न इकाइयों में बांटा गया है। ये 5 इकाइयों में क्रमशः हम एक के बाद एक इकाइयों को लेते हुए उनके अंतर्गत जो हम मूल रूप से अध्ययन करेंगे और हमारे अध्ययन के जो क्षेत्र रहेंगे उस पर हम बिंदुवार विचार करते हैं। पहली इकाई में प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की पहली इकाई मूल रूप से इसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट, इसको कहना चाहिए इसका अर्थ और इसकी अवधारणा के आधार पर तैयार किया गया है। इसका अर्थ समझाते हुए भी जैसे मैंने बोला कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के एक व्यवहारिक क्रिया के रूप में पहचाना जाता है, तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का अर्थ भी वही है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र परंपरागत अर्थशास्त्र का ही एक अंग है। अर्थशास्त्र सिद्धांतों पर आधारित शास्त्र है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र उन्हीं सिद्धांतों की व्यवहारिक परिकल्पना है। ये हम प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की मूल भावना को उठाते हुए पहले अध्याय का यहाँ से, पहले यूनिट का यहाँ से प्रारंभ करेंगे। हम हमारी इकाई के अगले चरण में हम देख रहे हैं कि इसके प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणाएं हैं। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की अवधारणा के जैसे पहले बताया कि अर्थशास्त्र सिद्धांतों पर आधारित है, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हर आर्थिक क्रिया हेतु, हर आर्थिक कैलकुलेशन हेतु, हर आर्थिक विश्लेषण हेतु किन्हीं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। हमने जैसे डिफरेंट कॉस्ट थ्योरी के रूप में देखा है। इसमें हम इस अवधारणा के अंतर्गत हम कुछ विभिन्न अवधारणाओं को पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे इसमें अवसर लागत की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हम इसमें अध्ययन करेंगे। अवसर लागत उन लागत को हम यहाँ पर बताते हैं जो कि एक त्यागे गए विकल्पों की लागत होती है। अवसर लागत जो हम समय विशेष पर, अवसर विशेष पर जिस चीज का त्याग करते हैं, उस त्याग के ड्यूरेशन में जो उसकी कॉस्टिंग होती है, उस कॉस्टिंग को, उस अवसर की हम लागत कहेंगे। वहां पर वो लागत यहाँ पर अवसर लागत के विश्लेषण के अंतर्गत हम पहला अध्ययन करेंगे। दूसरी अवधारणा इसमें इसी सीमांत विश्लेषण मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल एनालिसिस। मार्जिनल एनालिसिस एक लंबे समय पे धीरे धीरे, लॉन्ग टर्म धीरे धीरे मार्जिनल वैल्यूज रिड्यूस होते रूप में दिखती हैं और जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे देखने को मिलती है। तो व्यवसाय में अगर हमारी लागत बढ़ रही है या हमारी सीमांत लागत बढ़ रही है या घट रही है, व्यापार के लिए किस क्षेत्र में कितना उपयोगी है, कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है, इन बातों का अध्ययन हम यहाँ पर मार्जिनल एनालिसिस के रूप में करेंगे। तीसरी हमारी थी वृद्धिशील विश्लेषण लागत, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल थ्योरी, कि लागत विभिन्न स्तरों पर बदलती चली जाती है। प्रारंभिक स्तर पे होती है, ग्रोइंग स्टेज पे होती है, मैक्सिमा स्टेज पर होती है, व्यापार की उन्नति के क्षेत्र में होती है, यहाँ तक कि व्यापार के अवसाद के क्षेत्र में भी होती है। और इन क्षेत्रों में हमारी लागत की वृद्धि की गति या कमी की गति क्या हो रही है, या ये वृद्धि या कमी हमारे व्यापार में कितनी लाभदायक या हानिकारक हो रही है, इन बातों का हम विश्लेषण करेंगे। इसके बाद एक था काल विचार अवधारणा है, जिसको हम कहेंगे कि टाइम थ्योरी या टाइम परसेप्शन थ्योरी या टाइम एनालिसिस।
व्यापार व्यवसाय में समय, जैसा हमने पूर्व में कहा कि समय एक संसाधन के रूप में है, समय सीमित है। तो जब हम व्यापार व्यवसाय में लाभार्जन की बात करते हैं, क्योंकि मूलतः व्यापार लाभ की ही क्रिया है, व्यापार की परिभाषा में भी यही कहा गया है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉल्ड बिजनेस, मतलब लाभ कमाने के लिए की गई आर्थिक क्रिया व्यापार व्यवसाय कहलाती है। इसके लिए जरूरी होगा कि व्यापार में जब लाभ कमाना है तो लागत, उत्पादन और उसके में लगने वाले समय का गहन अध्ययन करना होगा। इस अध्ययन को हम अगली अवधारणा के रूप में भी देखेंगे। इसी ढंग से समसीमांत विश्लेषण है, इक्विमार्जिनल एनालिसिस भी है। समसीमांत विश्लेषण की भी अवधारणा का अध्ययन करेंगे कि दो वस्तुओं के बीच में, एक वस्तुओं के बीच में घटती हुई या गिरती हुई सीमांत उत्पादकता आदि का अध्ययन कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाए, इन सब बातों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसी इकाई में हमारा अंतिम पार्ट जो रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज थ्योरी। व्यापार का मूल उद्देश्य है लाभ कमाना, किंतु व्यापार का अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है कि सामाजिक उत्तरदायित्व। व्यापार व्यवसाय लाभ कमाने की होड़ में इतना ना आगे निकल जाएं कि वह सामाजिक उत्तरदायित्वों की अवहेलना कर जाएं। इस दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए हम इस बिंदु का अध्ययन इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे कि लाभ कमाना उचित है, लाभ कमाना आवश्यक है, मगर उसकी अपनी एक मर्यादा है, एक सीमाएं हैं, किस सीमा तक हम लाभ कमा सकते हैं। लाभ कभी भी समाज के एक्सप्लॉयटेशन की कॉस्ट पे नहीं लिया जा सकता। इस बात को हमें मूल रूप से देखना होगा, अनिवार्य रूप से देखना होगा। या तो हम पहले यूनिट में इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मैनेजर इकोनॉमिक्स, इनकी कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रॉफिट मैक्सिमाइज थ्योरी, इनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम यूनिट 2 में चलते हैं। यूनिट 2 में यहाँ पर हम डिमांड एनालिसिस को अध्ययन करेंगे। डिमांड एनालिसिस, क्योंकि ये बात अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी हुई है। व्यापार मूलतः एक आर्थिक क्रिया ही है। व्यापार आर्थिक क्रिया है। व्यापार में वस्तु का उत्पादन होता है, उसका विक्रय होता है, उसका उपभोग होता है, आदि आदि क्रियाएं हैं। कोई भी व्यापार बिना मांग के सरवाइव नहीं कर सकता। यह सर्वमान्य सत्य है और सर्वविदित है। अर्थशास्त्र में भी यही बात कही गई है। मूलतः अर्थशास्त्र को तो यहाँ तक माना गया है कि अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति दो ही शब्द हैं जो अर्थशास्त्र के दो आधारभूत स्तंभ के रूप में देखे जाते हैं। मांग और पूर्ति के बीच में सामंजस्य अर्थशास्त्र का मूल कला है, अर्थशास्त्र का मूल शास्त्र है, अर्थशास्त्र का मूल विज्ञान है। क्योंकि हम मैनेजर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, हम प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के छात्र हैं, हम कुछ देखना होगा कि मांगों से व्यापार में कैसे, मांगों के उतार चढ़ाव से व्यापार में प्रबंधन की कहाँ क्या आवश्यकताएं होती हैं। हमें किन आवश्यकताओं को देखना होगा, किस किस्म की मांगों को तैयार करना होगा, किस किस्म की मांगों पर नियंत्रण करना होगा। इसका विश्लेषण जब तक हम ना कर पाएं तब तक यह समझ पाना मुश्किल होगा कि हम अपने व्यापार में प्रबंधकीय कौशल का कैसे परिचय दे पाएंगे। जब हम मांग की बात करते हैं तो मांग का जन्म होता है इच्छा से। इच्छा जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आपको किसी बात की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। अर्थात इच्छा के बाद आवश्यकता का जन्म होता है, और जब आपको आवश्यकता महसूस होती है तो फिर उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप उसकी मांग करते हैं। ये मांग, अब आपकी इच्छा का होना, इच्छा की पूर्ति के लिए आवश्यकता का पैदा होना, आवश्यकता की पूर्ति के लिए मांग का होना। मांग वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखें, तो ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिलते हैं कि वर्तमान में अब मांग को पहले क्रिएट किया जाता है, उसके बाद हम सप्लाई की व्यवस्था करते हैं। हम प्रबंधकीय अवधारणा के रूप में अगर हम इसको देखें तो हमको इस बात का गहन अध्ययन करना होगा कि जो हम व्यापार व्यवसाय में अपने प्रबंधकीय क्षमता का परिचय देते हुए अर्थशास्त्र का सामंजस्य करते हैं, कितनी मांग की आवश्यकता है, कितनी मांग की आवश्यकता नहीं है। ऑप्टिमम डिमांड जिसको हम कहते हैं व्यापार में बनाए रखने के लिए, और डिमांड की सफिशिएंट सप्लाई मेंटेन रखे रहने के लिए
हम यहाँ पर डिमांड एनालिसिस का अध्ययन करते हैं और इस इकाई में हम डिमांड एनालिसिस का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। डिमांड जो है वह कई किस्म से उसमें लोच आती है, कभी मूल्य बढ़ जाने से, कभी वस्तु की मांग बढ़ जाने से, कभी अप्राकृतिक घटनाएं घट जाने से, कभी प्राकृतिक घटनाएं घट जाने से, कभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य में बिगड़ाव आ जाने से मांगें समय समय पर प्रभावित होती रहती हैं। मांगें मूल रूप से कीमतों के आधार पर प्रभावित होती हैं। मांग मूल रूप से मौसम के हिसाब से प्रभावित होती हैं। मांग मूल रूप से व्यक्ति की आय के रूप में प्रभावित होती हैं। किन किन माध्यमों से, किन किन कारणों से किसी बाजार विशेष की, किसी समुदाय विशेष की मांग में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इन बातों का अध्ययन हम अपनी दूसरी इकाई में करेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे को अर्थशास्त्र के संबंध में प्रबंधकीय कौशल दिखाना है तो हमको मांग की नब्ज को पहचानना नितांत ही आवश्यक होगा। इसके बाद तीसरे इकाई में हम तीसरे यूनिट में जब पहुंचेंगे तो हम वहां पर प्रोडक्शन फंक्शन, इसको हम उत्पादन फलन के रूप में बात करते हैं। हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे इस अध्याय में, उत्पादन फलन की बात करेंगे हम यहाँ पर। उत्पादन फलन क्या होता है, इसके अंतर्गत इसकी आवश्यकता भी क्यों पड़ रही है, हम इन बातों का गहन अध्ययन करेंगे। उत्पादन फलन से मतलब कि जो प्रोडक्शन है, जो टोटल प्रोडक्ट है, वह कितना फलदायी है, या जो प्रोडक्शन है वो कंपनी के लिए कितना ऑप्टिमम है। ऐसा तो नहीं कि हमने टारगेट बनाया है प्रोडक्शन का एक, और हमारा जो आउटपुट हो रहा है वो मिनिमम हो रहा है या मैक्सिमम हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। यदि कम हो रहा है तो उनके कारणों का अध्ययन, यदि ज़्यादा हो रहा है तो उनके कारणों का अध्ययन। इन बातों का अध्ययन हम उत्पादन फलन में करेंगे। उत्पादन फलन इनपुट और आउटपुट का एक बार फिर उदाहरण देखने को मिलेगा हमको यहाँ पर। प्रोडक्शन फंक्शन किसी फर्म के उत्पादों और उन उत्पादों में लगने वाले संसाधनों के बीच के संबंधों को कहते हैं कि किसी उत्पादन विशेष को संपूर्ण करने के लिए, फल के रूप में प्राप्त करने के लिए हमें किन किन संसाधनों का कितना कितना इस्तेमाल करना पड़ा, किन किन संसाधनों की कितनी कितनी आवश्यकता महसूस हुई। इन तमाम बिंदुओं पर हम इस यूनिट पर अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही इसके अंतर्गत हम ये भी पढ़ेंगे कि टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एटसेट्रा। मतलब कि इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कुल उत्पादन, कि कुल उत्पादन क्या होता है, औसत उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के विभिन्न चरण क्या होते हैं, और जो हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, जो हमारी रिटर्न की जो प्रत्याशा है या रिटर्न का जो हमारा आवर्त का जो हमारा नियम है, वह क्या बोलता है। इस उत्पादन फलन के रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है। टोटल प्रोडक्शन किसी व्यवसाय का वह संपूर्ण उत्पादित पार्ट है जो उसने अपने सकल रूप में प्राप्त किया है। बाजार में पहुंचने के पूर्व जब उत्पादन कारखाने से होकर निकलता है, वह कुल उत्पादन के रूप में पहचाना जाता है। इसके बाद एवरेज प्रोडक्शन, औसत प्रोडक्शन, हम विभिन्न 2, 3, 4 चरणों पर अध्ययन करेंगे। 2, 3, 4 चरणों, ये साप्ताहिक हो सकते हैं, ये मासिक हो सकते हैं, ये अर्धवार्षिक हो सकते हैं, ये वार्षिक भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन किस पैमाने की है। हम 1 महीने के प्रोडक्शन को 4 पार्ट में ले लें और ये देखें कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पार्ट में औसतन इसमें कैसी वृद्धि हो रही है या औसतन इसमें कैसी गिरावट आ रही है। गिरावट आ रही है तो किन कमियों के कारण गिरावट आ रही है, और अगर वृद्धि हो रही है तो इसमें कौन से इनपुट और होना चाहिए जिससे कि इसमें वृद्धि की दर अच्छे से और अधिक मेंटेन हो सके। तो हम एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहलाता है, एवरेज एनालिसिस कहलाता है, उसकी गणना के आधार पे हम 2, 3, 4 स्टेजेस के उत्पादनों का हम आकलन करते हैं, गणना करते हैं और ये पाते हैं कि औसत उत्पादन की क्या गति थी। एग्जाम्पल के लिए कभी कभी वर्ष के प्रारंभ में बहुत तेज़ी से उत्पादन होता है, किंतु बीच में मौसम गिर जाता है, मौसम खराब हो जाता है,
परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन आ जाता है, इनके कारण अगले कुछ माहों में उत्पादन की दर थोड़ी गिर जाती है, टोटल उत्पादन थोड़ा गिर जाता है, आने वाले टाइम पे फिर वो बढ़ जाता है। तो अगर आप इसको एक कर्व बना के देखेंगे, एक एनालिसिस करके देखेंगे, एक गणना करके देखेंगे, तो आप देखेंगे इसके उत्पादन में भी, औसत में भी ऊपर नीचे का क्रम देखने को मिल रहा है। कभी औसत बढ़ रहा है, कभी गिर रहा है, मगर वर्ष के अंत में हमने जो लक्ष्य तैयार किया था कि हमको 10% या 15% या 20% अपना औसत उत्पादन होना चाहिए, वह मेंटेन है अथवा नहीं है। इसके आगे हम बढ़ेंगे चौथी इकाई के लिए, जिसमें हम बिजनेस साइकिल के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके पहले एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन भी कहा था, उत्पादन के विभिन्न बिंदु या उत्पादन के विभिन्न स्तर। उत्पादन जो होता है वह अपने प्रारंभिक से अंत स्टेज तक आने के लिए अनेकों प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। रॉ मटेरियल फॉर्म पे होता है, फिर उसके बाद मशीन पर इस्तेमाल होता है, इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती हैगी, इसके बाद इसका आउटपुट निकलता है, देन द फिनिश आउटपुट लेते हैं। इन 3-4 स्टेजेस को लेकर हम देखते हैं। तो उत्पादन के अलग अलग स्टेजेस में लागत लेखांकन में आपने पूर्व में पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ेंगे कि लागत लेखांकन जो प्रोसेस अकाउंट है वह इसका अध्ययन करता है। उत्पादन के हर क्षेत्र में लागतों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है, प्रारंभिक में, मध्य में, अंत में एंड कुल। और आप देखेंगे कि जब अंत में फिनिश प्रोडक्ट हमारे सामने आता है, तमाम प्रक्रियाओं का कुल लागत को हम जोड़ते हैं और फिर उसमें प्रति इकाई लागत की गणना करते हैं। इन बातों का ही हम अपने यूनिट 3 में गहन अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 में हम बिजनेस साइकिल पर प्रकाश डालेंगे। यूनिट 4 में बिजनेस साइकिल, जिसको हम कहेंगे व्यापार चक्र के रूप में पहचानते हैं कि व्यापार चक्र है क्या, व्यापार चक्र की अवस्थाएं क्या हैं, व्यापार चक्र के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन और उनका विश्लेषण हम कैसे करेंगे, इन बातों का अध्ययन करेंगे। व्यापार चक्र हम आपको एक ब्रीफ में अगर समझाना चाहें तो मूल रूप से देखा जाए तो हर व्यापार की उत्पत्ति होती है, प्रगति होती है, वृद्धि होती है और अवसाद होता है। यह व्यापार की प्रक्रिया है। इसे हम मानव जीवन से भी ले सकते हैं। हमारा जन्म होता है, हमारा विकास होता है, हमारी वृद्धि होती है, हम वृद्धावस्था को चले जाते हैं और हमारा अंत हो जाता है। यही बस ऐसा ही कुछ साइकिल है। ये लाइफ साइकिल का नाम इसीलिए दिया गया कि जीवन चक्र है। व्यापार भी एक जीवन चक्र है। जब व्यापार प्रारंभ होता है तो प्रारंभ करते समय हमें उसमें बहुत से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तमाम एफर्ट्स जैसे एफर्ट्स डाले जाएंगे, जैसे प्रयास किए जाएंगे, व्यापार वैसी ही प्रगति को हासिल करेगा। जैसे जैसे प्रयास करेंगे, प्रगति का भी रास्ता वैसे ही प्रशस्त होता जाएगा, प्रगति भी उसी गति पे आगे बढ़ती जाएगी। अगर समुचित और एक आदर्श प्रगति हमारे व्यापार में मिल रही है तो आगे जाके ये प्रगति हमारे वृद्धि के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। हम तरक्की करने लगे, हमें ग्रोथ मिलने लगेगा। और जब एक आइडियल ग्रोथ किसी बिजनेस को मिलता है तो अपने समृद्धि की प्राप्ति करती है, वृद्धि की प्राप्ति करती है और अपने मैक्सिमा की प्राप्ति करती है। वृद्धि के स्टेज में आने के बाद अगर व्यापार ने अपने साख को नहीं मेंटेन रखना चाहा, अपनी साख को नियंत्रित नहीं कर सका, किन्हीं भी कारणों से अगर उनकी साख गिरने लगती है तो व्यापार का स्वरूप भी धीरे धीरे गिरने लग जाता है, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, या कहना व्यापार अवसाद की दिशा में चला जाता है। और अगर इस अवसाद को हमने नियंत्रित नहीं किया समय रहते तो हम यहाँ पर व्यापार के बंद होने की कगार तक पहुँच सकते हैं और पहुँचते हैं। आपने कई व्यापारिक घरानों के अध्ययन देखे होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, केस स्टडीज़ के माध्यम से। बहुत से व्यापारिक घराने कभी बहुत ही समृद्धिशाली घराने कहलाए जाते थे, किंतु एक समय के बाद उनका अवसाद होता है और वो बाजार से लगभग चले जाते हैं, बाजार से बाहर हो जाते हैं। यही कारण है कि व्यापार चक्र का अध्ययन, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के विषय में व्यापार चक्र के अध्ययन की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि मैनेज करना, हमें बिजनेस को मैनेज करना है। मैनेज करना मतलब कि प्रगति देना है, बिजनेस में तरक्की लाना है, व्यापार व्यवसाय में तरक्की लाना है, आर्थिक रूप से तरक्की लाना है। इसके लिए हमको अपने व्यापार के चक्र से भलीभांति परिचय होना आवश्यक होगा। यह परिचय अगर नहीं होगा तो हमारी मैनेजियल स्किल डाउन हो जाएगी, हम नहीं परिचय दे पाएंगे। और इसीलिए हम जिस किस्म का व्यापार कर रहे हैं, जिस किस्म का उत्पादन कर रहे हैं, जिस किस्म की बाजार में, जिस किस्म के उपभोक्ता को डील कर रहे हैं, जिस किस्म के समाज को डील कर रहे हैं, उस समाज में मांगों में होने वाले फ्लक्चुएशंस को, उच्चावचनों का अध्ययन
हम आदर्श रूप में करते चले जाएं। हमको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र में पूर्वानुमान भी बहुत बड़ा गुण होता है, और मैनेजमेंट में भी इसका बहुत बड़ा एक फंक्शन हैगा कि एक मैनेजर कैपेसिटी कहलाती है कि हम अगर फॉरकास्टिंग कैपेसिटी रखते हैं, इसका मतलब कि हम एक अच्छे मैनेजर के गुण भी रखते हैं। हमको ये मालूम होना चाहिए कि जिस वस्तु की मांग आज जो इस स्तर पे है, आने वाले समय पे इसकी मांग बढ़ने वाली है या मांग घटने वाली है। ऊपर मांग विश्लेषण के बेस बनाकर हम अपने व्यापार साइकिल का अध्ययन करके अपने भविष्य के निर्माण के लिए, भविष्य में अपने व्यवसाय के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म निर्धारित करने की क्षमता रखें। प्रबंधकीय कौशल का बहुत बड़ा उदाहरण होगा। इन तथ्यों को हम इस चौथे अध्याय में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यापार साइकिल के अपने कुछ सिद्धांत भी होते हैं, उन सिद्धांतों का प्रतिपादन, उस सिद्धांतों का अवलोकन, उस सिद्धांतों का विश्लेषण और उन सिद्धांतों का व्यवहारिक क्रियाओं के रूप में इस्तेमाल करना। हम इस दौरान इनका अध्ययन करेंगे और आगे देखेंगे। अंतिम यूनिट पर मैं पहुंचूंगा, जो 5वें यूनिट में है, 5वीं इकाई के रूप में है। इसमें हम प्रॉफिट मैनेजमेंट कहते हैं। मैंने पूर्व में भी कहा कि आर्थिक क्रिया क्या है, एक व्यवसाय क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। और व्यवसाय की परिभाषा के रूप में हम देखते हैं कि व्यवसाय क्या है। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लाभ कमाने के लिए की गई आर्थिक क्रिया व्यवसाय कहलाती है। अब ये लाभ शब्द जो है किसी भी व्यवसाय के तरक्की का सूचक होता है, किसी भी व्यवसाय के वृद्धि का सूचक होता है। ये इंडिकेट करता है कि व्यापार वृद्धि कर रहा है या व्यापार घाटा सह रहा है। इस अध्याय के अंतर्गत हम प्रॉफिट मैनेजमेंट की थ्योरी को इजाद करेंगे, प्रॉफिट मैनेजमेंट की थ्योरीज को पढ़ेंगे। हम फर्म में, अपने उद्योग में होने वाले लाभों का मापन भी करेंगे। हम अपने प्रॉफिट का मेजरमेंट भी करना चाहेंगे। हम यहाँ पर जब प्रॉफिट कमाने जाएंगे, हम प्रॉफिट कब कमाएंगे? जब व्यापार करेंगे। व्यापार क्या है? व्यापार एक जोखिम भरी व्यूह रचना है, एक जोखिम भरा हुआ कार्य भी होता है। तो हमको ये देखना होगा कि व्यापार में एक जोखिम है, एक अनिश्चितता है। तो व्यापार में जोखिम और अनिश्चितता की अवधारणा का भी अध्ययन हम इसमें करेंगे कि लाभ कमाने की अंधी दौड़ में व्यापारी इतना ना शामिल हों कहीं कि वह अपने जोखिम और अनसर्टेनिटी को भी भूल जाएं। और इसके लिए थ्योरी ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, हम रिस्क पर अध्ययन करेंगे, हम अनिश्चितता पर अध्ययन करेंगे। व्यापार में जो अनिश्चितताएं आ रही उसका भी अध्ययन करेंगे। हम कह सकते हैं कि व्यापार में अगर हम अपने स्ट्रेंथ का अध्ययन करेंगे तो वीकनेसेस का भी अध्ययन करना होगा, तभी हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को ज़्यादा अच्छे से कैश करा पाएंगे। छात्रों, हमने इन 5 इकाइयों में आपको संपूर्ण प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के विषय पर एक संक्षेप में इसकी व्याख्या की। जब हमारी कक्षाएं अपने अगले स्वरूप में आएंगी, जब हम यूनिट वाइज क्लास लेना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इन्हीं तथ्यों को समझना होगा, पढ़ना होगा, और इन्हीं को हम व्यापक रूप से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मैनेजर इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट, मैनेजर इकोनॉमिक्स की फंक्शनैलिटी, सिलेबस का यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मूल अवधारणाएं आपको सामान्य रूप से, सहज रूप से समझ में आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको इस कक्षा के समापन में एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप इस विषय को बहुत अच्छे से अध्ययन करें, इस विषय की संपूर्ण अवधारणाओं का गहन अध्ययन करें, और इस अध्ययन को जो भी आपको असुविधाएं होती हैं उसके लिए आप रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करें, संबंधित प्राध्यापकों से संबंध करें, आप हम शिक्षकों से संपर्क करें और हम लोगों से अपनी कठिनाइयों का समाधान निकालें। इस विषय को समुचित संपूर्ण ज्ञान के रूप में हासिल करें। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ आपको पुनः शुभकामनाएं। नमस्कार।